नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद। तो हम आतंकवाद के प्रकार कारणों को जान चुके थे। अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इसी में कि आतंकवादियों से प्रभावित भारतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। आतंकवाद से प्रभावित भारतीय क्षेत्र है ना, जो प्रभावित हुए हैं आतंकवाद से, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती रही है, उन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, उन क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, एक एक करके बात करते हैं हम। 11 जुलाई 2006, सबको याद होगा आपको ये दिन, एक ऐसा दिन जो मुंबई के लिए काली छाया बन के आया। मुंबई में बम विस्फोट हुआ था, मुंबई हमला हुआ 2006 में, जिसमें हम देखते हैं विस्फोट हुआ, जिसमें 187 लोग मारे गए। इसके बाद समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया इन लोगों ने 19 फरवरी 2007। सिर्फ हम इससे उभरे ही थे, मुंबई हमले से। किसी तरह हम इसके दुख को बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों ने एक पुनः भारत के ऊपर, भारत के हृदय पर एक चोट कर दी। समझौता एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस चलाई गई थी, समझौता एक्सप्रेस के नाम से जो संबंध स्थापित करने के लिए चलाई गई थी, उसी समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट करके 68 लोगों को मार दिया। समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट एक्सप्रेस, और कितने लोग मारे गए यहां पर? 68 लोग मारे गए आंकड़ों के हिसाब से। इसके बाद लगातार हम इन चीजों से लड़ते रहे हैं, कोशिश करते रहे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मात्र 5-6 महीने के गैप के बाद पुनः हमें हैदराबाद में इस तरह का दर्द झेलना पड़ा। 25 अगस्त 2007 में हैदराबाद में 42 लोग मारे गए। कब? 25 अगस्त 2007 में। कितने लोग? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद। और 42 लोग यहां पर मारे गए। देखिए, इसके बाद ये तो आपको अच्छे से याद होगा, हो सकता है आप लोगों ने आंखों से भी देखा हो, 13 मई। अगर हम 13 मई, आपको याद होगा 13 नाम सुनते ही राजस्थान के लिए काला दिन। एक तरीके से 13 मई 2008 जयपुर में सिलसिलेवार हमले हुए, सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, और जिसमें करीबन 70 लोग मारे गए। 70 लोग मारे गए इस तरह के हमलों में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, 13 मई एक ऐसा दिन बन के आया। और 2013 की अगर हम बात करते हैं, 2013 में, और इससे पहले तो 2000 पुणे में भी हो गया एक हमला 2010 में। 2010 में कहां हुआ? पुणे में। और 2013 में हम देखते हैं पुणे हैदराबाद में हमला होता है। पुणे हैदराबाद में हमले होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा हमारा मुंबई हमला हुआ, समझौता एक्सप्रेस पर हुआ, हैदराबाद में हुआ, जयपुर में और पुणे में इस तरह के हमले हमें झेलने पड़े। यहां तक भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा और लगातार हमले करते रहे। अगर हम देखते हैं जनवरी 2016, आपको अच्छे से याद होगा, पंजाब के पठानकोट,
एयरबेस, हमारा सैनिक एयरबेस पर हमला किया जब 7 जवान शहीद हो गए। तो ये 2 जनवरी 2016 की बात है, मैं आपको लिख देता हूं। संसद पर हमला आपको पता है, ये संसद पे हमला हुआ। इसके अलावा 2 जनवरी बड़ा दुखदायी घटना हुई है, 2 जनवरी 2016 पठानकोट। किस पर? एयरबेस, एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला, और हमारे 6 सैनिक क्या हो गए? 7 सैनिक शहीद हो गए, 7 जवान हमारे शहीद हो गए। वो मां के लाल शहीद हुए जो इस जिम्मेदारी के साथ सेना भारत की सुरक्षा में डटे हुए थे। यहीं पर ही इन लोगों ने नहीं रोका अपने आप को, और उसी 2016 में उरी हमला बरमूला में आपने देखा, उरी जो बरमूला के जम्मू में है, हाँ, 13 सितंबर 2016 सोते हुए हमारे सैनिक थे, उनके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, जिसमें 18 हमारे सैनिक मारे गए और करीबन 19-20 सैनिक हमारे जख्मी हुए। 13 सितंबर 2016 उरी हमला, जिसके ऊपर आपने देखी होगी एक मूवी भी बनी है, उरी हमला, है ना, है ना। कहां पर? ये बारामूला में, बारामूला जो कि जम्मू में है। बारामूला कहां पर है? जम्मू में है। उनमें सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला किया, जिसमें हमारे 18 सैनिक मारे गए और करीबन 19-20 सैनिक है जो क्या हो गए? घायल हो गए थे। तो इस तरह लगातार हमारे पास हमले होते रहे, और एक लेटेस्ट हमले की ओर बात करते हैं हम, पुलवामा। अच्छे से सुना होगा, पुलवामा श्रीनगर में, जिसमें 42 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए। 14 फरवरी 2019 की बात है। उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की, आप अच्छे से जानते हो इस बात को। बड़ा दुख होता है जब ये चैप्टर में इस तरह की बातें आती है। कब? 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला। कौन नहीं जानते इस हमले को? हर भारतीय रो गया था इस हमले की खबर सुनकर के। कहां हुआ था? श्रीनगर। पुलवामा श्रीनगर में यह हमला हुआ, जिसमें 42 जवान हमारे मारे गए। इन पर हमला किया 42 जवान, और कम से कम 35 से 40 जवान हमारे क्या हुए? जख्मी हुए थे। इसके बाद भारत ने भी कसर नहीं रखी, एयर स्ट्राइक की, और उन्हें उनकी ही लैंग्वेज में जवाब दिया। अब इस आतंकवादी घटनाओं को रोका जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अब किस तरह भारत में आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सकता है, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो भारत में आतंकवाद को नियंत्रण करने के उपाय आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो हम बात कर लेते हैं भारत में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के या उनके उपाय। भारत में आतंकवाद को रोकने के उपाय। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकते हैं कि आपकी नजर में बताइए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे इन आतंकवादी घटनाओं को, इस आतंकवाद को रोकने में या नियंत्रण करने में नियंत्रण किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे यहां पर राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति होनी चाहिए। पहला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय समस्या पर आम सहमति। आम सहमति का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय समस्याएं, हमारी सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। इस पर सभी दलों को इस दलीय भावना से निकल करके
इस दलीय भावना से निकल करके सहयोग करते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है, साथ देने की आवश्यकता है। जब सभी दल मिलकर के, हमारे यहाँ पर हम देखते हैं बहुदलीय प्रणाली है और सभी दल मिलकर के अपनी दलीय और दलगत राजनीति के दलदल से निकल करके एक स्वस्थ राजनीति करते हुए इस सहयोग की भावना के साथ राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति बनाए और इस आम सहमति के द्वारा इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सकता है। पंजाब में भी इसी तरह की समस्याओं के कारण पंजाब की समस्या का हल किया गया था, आप भी इस बात को जानते हैं। तो इसी तरह सहयोग के साथ ही हम आतंकवादी घटनाओं को रोक सकते हैं। इसके अलावा कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। हम जानते हैं भारत का कानून थोड़ा सा न्याय की और कानून और न्याय थोड़ा लचीला है, कमजोर है, उसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तो दूसरी बात अगर हम करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा है कानून न्याय व्यवस्था में सुधार। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, सुधार जरूरी है। सुधार किस तरह? देखिए भारत में क्या होता है, एक तो न्याय मिलने में देरी होती है, न्याय में देरी, ये नहीं होना चाहिए। न्याय तत्काल मिलना चाहिए। इसके अलावा कानून कठोर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कठोर कानून होने चाहिए। जब तक कानूनों में कठोरता नहीं आएगी, जब तक डर पैदा नहीं होगा, और जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। आतंकवादी कोई भी इस तरह का पकड़े, उसके लिए क्यों हम फांसी की सजा सुनाए, वहीं पर शूट एंड ऑर्डर मिलने चाहिए। मानव अधिकार बाद में देखा जाएगा। इस तरह के और भी तो देश हैं, हम भारतीय उनको लंबे यहाँ पर बिरयानी खाते रहते हैं कसाब जैसे लोग, बड़े दुख की बात है। और अन्य जो भारतीय लोग हैं वो पिटीशन लगाते हैं उनकी माफी फांसी रोकने के लिए। इस तरह का कानून है भारत के अंदर। अन्य दल हैं वो उस बात को गलत ठहराते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कठोर कानून का निर्माण हो, न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हो, न्याय में किसी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत न्याय मिलना चाहिए, एक सशक्त न्याय प्रणाली बननी चाहिए। ये जरूरी है अगर हमें आतंकवाद रोकना है तो। इसके अलावा हमारे जो पुलिस बल है वो वही पुरानी तकनीकों से कार्य कर रहे हैं, उनमें बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। देखिए नेक्स्ट क्या बात, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किस पॉइंट पर बात कर सकते हैं कि अगर हम देखते हैं पुलिस दल और सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार और सामग्री मिलनी चाहिए। देखिए पुलिस दल, हम देखते हैं जो पुलिस बल है हमारा वो पुरानी बंदूकों से काम चला रहा है, उनमें जंग लगी हुई है। किस तरह वो अगर इन घटनाओं को रोकने में कामयाब हो पाएगा? अरे आतंकवाद केवल सीमा पर नहीं है, अंदर भी है। आतंकवादी केवल बाहरी सीमा से अंदर प्रवेश नहीं करते, भारत के अंदर भी बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। पुलिस दल उनका पीछा करता है, लेकिन हमारे पास अत्याधुनिक हथियार उनको नहीं दे रखे, जिसके कारण पुलिस दल भी क्या करे, उनकी गोलियों का शिकार हो जाए। इसलिए अत्याधुनिक हथियार देने चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए उनको इस तरह की जैकेटें होनी चाहिए कि उनकी किसी भी चीज का उनके ऊपर असर नहीं हो। अत्याधुनिक इस तरह की हथियारों से लेस होनी चाहिए हमारी पुलिस बल और सुरक्षा बल। आधुनिकीकरण के इस समय में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। चाहे हम और चीजों में कटौती करें, लेकिन हमारे इन चीजों में हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए किसी भी तरह की कटौती नहीं करनी चाहिए। इन पर कोई प्रसन्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, प्रसन्न चिन्ह नहीं लगे। जिस तरह के प्रसन्न चिन्ह हमने देखे एयर स्ट्राइक के बाद सैनिकों के ऊपर लगाए गए, हमारी पुलिस व्यवस्था पे और सैनिक व्यवस्था में प्रसन्न चिन्ह यहीं के लोग लगाते हैं। उनकी देशभक्ति पर किसी भी तरीके की उंगली नहीं उठनी चाहिए। तब तक हम उन्हें खुला थोड़ा उनको नहीं देंगे जब तक वो बंधे रहेंगे और उनमें
थोड़ी सी उनको इस तरह की हथियार सामग्री, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब अत्याधुनिक हथियार होंगे तो ये हंसते हंसते तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब इनको पता रहेगा कि हमारे हथियार उनसे कमजोर है, मौत निश्चित है, तो क्या करेंगे ये लोग। इसके अलावा यही नहीं, हमारी जनता के भी कुछ अधिकार बनते हैं, जनता को भी सहयोग करना चाहिए। जनता और प्रशासन दोनों में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। जनता प्रशासन में जब तक समन्वय नहीं होगा, हम आतंकवादी घटना को नहीं रोक सकते, क्योंकि जनता एक सबसे बड़ा कारण है जो आतंकवाद को रोक सकती है। जब तक दोनों के मध्य दीवारें खिंची रहेगी, आतंकवाद नहीं रुकेगा। जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए प्रशासन को, जनता का साथ देना चाहिए प्रशासन को, तब ही जनता इन आतंकवादी घटनाओं को प्रशासन को सूचित करेगी, इस तरह के संदिग्ध व्यक्तियों के साथ। लेकिन आज जनता डरती है कि उनसे पूछताछ होगी, उनसे 10 बात होगी, उनके ऊपर इस तरह के आरोप भी लग सकते हैं, तो इन चीजों से डरकर वो इन चीजों से दूर भागने की कोशिश करती है। लेकिन जनता और शासन में जब तक प्रशासन और शासन के अंदर, जनता और शासन के अंदर समन्वय नहीं होगा, हम देखते हैं कि इन आतंकवादी घटनाओं को रोकना असंभव होगा। अगर हम हमारे जम्मू है, हमारा श्रीनगर है, हमारा लद्दाख है, इनकी जनता पूर्ण रूप से जनता और शासन के मध्य समन्वय स्थापित हो जाए, कोई माई का लाल यहां पर अंदर पैर नहीं रख सकता। तो हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं, जो युवा हमारे भटक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आतंकवादी बाहर से आते हैं, हमारे युवा कुछ लोग हैं जो आतंकवादी बन जाते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, या आतंकवादियों का कुछ पैसों के लिए अपना जमीन बेच के साथ दे देते हैं। कारण है उनके पास रोजगार नहीं है। तो युवाओं को क्या मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं को रोजगार ये जरूरी है। ये नहीं मिलेगा, अगर रोजगार नहीं मिलेगा, युवा भटकेगा। सबसे बड़ा देश हमारा भारत, हम कह सकते हैं जनसंख्या के आधार पर चीन के बाद दूसरा नंबर आता है, और सबसे युवा देश भारत है। अगर युवा देशों को इस शक्ति का उपयोग अच्छे कामों में नहीं ले पाए हम, उस शक्ति से, युवाओं में वो शक्ति होती है कि पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन जब ये युवा भटक जाते हैं, तो ये युवा अच्छी अच्छी चीज को, अच्छे अच्छे महलों को, अच्छे अच्छे देश को डुबो सकते हैं। तो इन युवाओं को संभाल के रखे, इनको संभालने की कोशिश करे हमारी सरकार, इनको रोजगार प्रदान करे, इनको स्किल्स डेवलपमेंट करे, जिसके द्वारा ये युवा आगे बढ़े और भारत के विकास में कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़े, साथ दे भारत का। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिला तो ये साथ नहीं दे पाएंगे। आप भी जानते हो, भूख के आगे सब बेबस हो जाते हैं। वर्तमान फैसिलिटीज इतनी है, वर्तमान आधुनिकता की चकाचौंध को पाने के लिए युवा उत्साहित होते हैं, और अगर वो उनको नहीं पा पाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। तो ये जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान को कड़े लहजे में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर रोकथाम करनी चाहिए। पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब देना चाहिए। इसके हस्तक्षेप को किसी भी तरह कम करना चाहिए, इसका हस्तक्षेप कम हो। उसके लिए भारतीय जनता, सरकार, विपक्षी दल और सेना, अगर जब ये सब मिलेंगे, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के अंदर आतंक फैला सके। इसके लिए भारतीय जनता, सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए आतंकवाद को रोकने के लिए। भारत सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए कि पाकिस्तान को कड़े से कड़ा, अगर वो एक पत्थर फेंकता है, एक कंकरी फेंकता है, तो हम पूरा का पूरा उसके ऊपर पत्थरों का बौछार कर दें, पहाड़ डाल दे उसके ऊपर, इतना उसके ऊपर संकट ला दे। इतनी मुद्दा दिखाने की जरूरत है भारत को। हम कहते हैं भारत का, नया भारत का जन्म हुआ, एयर स्ट्राइक की हमने, बिल्कुल एयर स्ट्राइक, इसी तरह स्ट्राइक हमें करते रहना चाहिए। उनको तब तक नहीं रुकना है हमें, तब तक कि उन्हें अपनी औकात याद नहीं आ जाती। तो
इसके लिए सरकार को किसकी आवश्यकता है? विपक्षी दलों के सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन विपक्षी दल अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा अंतिम पॉइंट है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होने चाहिए। ये आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है, बड़े बड़े विकसित देश भी इस आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है और इसके लिए एक मिला जुला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एक प्रोग्राम चलना चाहिए कि जहां कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां हो, सभी देश मिलकर के उस आतंकवादी गतिविधियां को पनाह देने वाले देश के साथ संबंध हटा लें, उस पनाह देने वाले देश को इस तरह अलग थलग कर दे कि इस तरह उसकी पुनः किसी भी तरह उसकी औकात नहीं बने, पुनः उसका इतना हौसला ना आए कि वो इस तरह की गतिविधियों में किसी को पनाह दे सकता है, किसी का साथ दे सकता है। और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को बाहर उठाना चाहिए, सभी देशों को मिलकर इसके लिए कार्य करना चाहिए। तो इस तरह हम आतंकवाद को रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, राधे राधे।